नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 28 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है उस दिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड कराता हूं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। और आने वाले शिफ्ट में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिला है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जो पैटर्न एग्जामिनर फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ प्रश्नों का ये वीडियो आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से पहला प्रश्न है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। जैसे पास्ट का कुछ टटोले तो पूछा गया था 1936 के जो हॉकी टीम के कप्तान थे वो कौन थे। देखिए, ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड जीतना अपने आप में कितनी बड़ी जो है बात है। और अब तक जो है भारत 10 गोल्ड जीता है, जिसमें से 8 गोल्ड जो है ये हॉकी से जीता है। और 2 गोल्ड में से एक अभिनव बिंद्रा और एक आपका जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। इसीलिए आपसे एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, तो देखिए जो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, यहाँ भी भारत गोल्ड जीता है। फिर उसके बाद गोल्ड की बौछार लगा दी, 32 में जीते हैं, 36 में जीते हैं, फिर 48 में जीते हैं। तो जो 1928 वाला जो प्रथम गोल्ड जीता भारत, ये आपका इसका कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। अब आपका कौन सा 1936 वाला पूछा गया था, तो ध्यानचंद। ठीक है, तो इसे कुछ ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा तो अच्छे से कर पाएंगे। हॉकी में अब तक जो है भारत 8 जो है गोल्ड जीते हैं। सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है अभिनव बिंद्रा साहब के पास है। ये 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक के दौरान एयर राइफल शूटिंग में जीते थे 10 मीटर वाली में। और नीरज चोपड़ा आपका जो है 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में कराया गया, इसमें एकमात्र जो है गोल्ड भारत को प्राप्त हुआ था, जो नीरज चोपड़ा ही जीता था। तब से लेकर इसका नाम अब तक जो है गोल्डन बॉय हो चुका है। भारत में ने 1900 ईस्वी से ओलंपिक में अपना पहला कदम रखा। 1900 ईस्वी से ओलंपिक में भाग ले रहा है। दूसरा ओलंपिक था और पेरिस में हुआ था। पहला ओलंपिक 1896 में ग्रीस के एथेंस से होती है। लास्ट ओलंपिक आपका टोक्यो में हुआ है। 2024 का जो आपका ओलंपिक होगा ये आपका फिर से पेरिस में होगा। ध्यान रखेंगे 2024 वाला जो ओलंपिक है ये भी आपका पेरिस फ्रांस के अंदर होगी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। देखिए, परसों के दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सारा डाटा दूंगा आपको आवर्त सारणी से रिलेटेड, ताकि क्वेश्चन न छूटे। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्राचीन वाली जो आवर्त सारणी थी ये आपका परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु भार कहिए, उस पर आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता जो है मोस्ले महोदय हैं और प्राचीन वाले के खोजकर्ता मेंडेलीव महोदय हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 ज्ञात तत्व हैं। प्राचीन यानी मेंडेलीव वाले आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, जबकि प्राचीन वाली आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त और 9 ही वर्ग था। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है और अंतिम जो वर्ग है वहाँ पे अक्रिय गैस को रखा गया है। इनर्ट गैस को वर्ग 18 में रखा गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है इस बात को भैया। इनर्ट गैस कभी भी पूछा जाता है और जब पूछा जाने लगेगा तो बहुत पूछा जाएगा। जैसे इनर्ट गैस कौन कौन सा होता है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन, ये सब जो है इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। आपसे पूछा जाता है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका अष्टक पहला ही पूरा होता है, इसीलिए किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम जो है आपका अक्रिय है, इनर्ट है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र उपचुनाव 2022 में अंधेरी से कौन जीता। जैसे कल पूछा गया था कि उड़ीसा के उपचुनाव में जो धामनगर है वहाँ से कौन जीता है, मैंने महाराष्ट्र का रख लिया है। तो यहाँ से महाराष्ट्र में भी उपचुनाव हुआ था आपका किस समय में, जब आपका यहाँ का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे हैं, ये भी शिवसेना पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। और राज्यपाल जो है ये आपका भगत सिंह कोश्यारी है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मैं घर से बाहर हूँ, है ना, फिर भी आप लोगों के लिए जो होता है मुझसे कर पा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।
शिवसेना के ऋतुजा लटके जो है आपके महाराष्ट्र के अंधेरी से जो है उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। याओ सांग उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? देखिए नॉर्थ ईस्ट अभी टॉप पे चल रहा है जो है आपका उत्सव में, तो मैंने यहाँ पे रख लिया है बहुत सारे उत्सव। याओ सांग उत्सव का आयोजन आपका मणिपुर में होता है। लुंगी नगई ये आपका पूछा जा चुका जीडी में, फिर से इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी मणिपुर का है। कचई लेमन फेस्टिवल ये भी मणिपुर का है। चेरोबा महोत्सव ये भी मणिपुर का है। तो ये सभी मणिपुर में मनाए जाने वाली आपके प्रमुख त्योहारों में से हैं, इसका ध्यान रखें। इसके बाद हेमिस लद्दाख वगैरह हो जाता है, लोसांग सिक्किम हो जाता है, लोसार अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश हो जाता है, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश हो जाता है। गुजरात में भी कुछ है, उत्तरायण वगैरह गुजरात में हो जाते हैं। तो ये सब बराबर ध्यान रखेंगे। मकर संक्रांति यूपी बिहार इस सब में हो जाता है। मकर विलक्कू केरला में हो जाता है, बिहू असम में हो जाता है ना। ये सब ध्यान रखना है। आपका सिमगो आपका गोवा में हो जाता है, साओ जोजाओ गोवा में हो जाता है, उसके बाद सागा दावा सिक्किम में हो जाता है ना। ऋग्वेद का उपनाम कौन सा है? तो ये आपका आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपनाम है ये आपका आयुर्वेद है। दोस्तों मुझे ड्यूटी निकलना है, आप ट्रेन की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, मैं क्वार्टर से निकलने ही वाला हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब जो है आपका 4 वेद हैं। सबसे पुरानी वेद की बात करेंगे तो ये ऋग्वेद है। वेद 4 होते हैं, वेदांग जो है आपका 6 होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। पुराण 18 होता है, उपनिषद 108 होता है। संगीत वाला वेद आपसे पूछा जाता है तो आपका सामवेद होता है, और सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है। सभी वेदों का एक एक उपवेद है, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का अर्थवेद है। इस प्रकार से सभी वेद का एक एक उपवेद भी है, आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद से जो है आपका अस्तोमा सदगमय ये शब्द लिया गया है, गायत्री मंत्र लिया गया है। ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाला क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन आपका MTS में ग्रुप डी में छपा था, तो मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपका मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार रात के समय प्रकाश संश्लेषण संभव है, तो नहीं संभव है। इसीलिए हिदायत दी जाती है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और O2 ग्रहण करने लगते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए वो प्रक्रिया है जो पौधे को भोजन मिल जाता है और हमें जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम से होता है, और जो खाद्य पदार्थ या पोषक तत्वों का परिवहन होता है ये आपका फ्लोएम से होता है। पौधे पर अति सूक्ष्म जो आप पत्ता पे इस प्रकार से पत्ता रहता है, तो इसमें जो अति छिद्र जो सूक्ष्म छिद्र दिखाई देता है, इसे रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है अंग्रेजी में। श्वसन की क्रिया यहीं से संभव होती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने बायोलॉजी से एक और प्रश्न रखा है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है ये आपका पैराडॉक्सिन है। क्या है? पैराडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ लेना भैया, इसका नाम है पैराडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और ये आपका आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी की आँख की मर्ज है तो उसे विटामिन A लेने की सलाह दी जाती है। इसके कमी से रतौंधी, मोतियाबिंद, कैक्टस ये जो भी आँख के बीमारी होते हैं वो होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसके कमी से रक्तलपता यानी जिसे आप एनीमिया कहते हैं हो सकती है। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, इसमें आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सभी प्रकार के खट्टे फल इसके उदाहरण होते हैं। इसके कमी से जो है आपका एस्कर्बी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूरज की प्रकाश इसकी फ्री एवं सस्ता सुझाव मतलब जरिया है, और सब इसके कमी से जो है रिकेट्स नाम का बीमारी होता है, जो एक प्रकार की हड्डी की बीमारी है। विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं। इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन K के कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग पाया जाता है? तो ये आपका जो शनि है, सैटर्न है, उसके चारों ओर वलय पाया जाता है। अगर आप सौर मंडल का चित्र निकालेंगे ग्रह सहित गूगल से, तो शनि के पीछे एक इस प्रकार का रिंग रहता है, ठीक है। तो ये वलय वाला ग्रह है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, सबसे छोटा जो है बुध है, मरकरी है। सबसे चमकीला ग्रह जो है आपका मॉर्निंग स्टार कहिए, इवनिंग स्टार कहिए, पृथ्वी का बहन कहिए, सभी शुक्र ग्रह हो जाता है। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह कौन से हैं? एक तो बुध है और एक शुक्र है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। कभी कभी एग्जामिनर उपग्रह को चंद्रमा भी लिख देते हैं, तो आप उपग्रह समझना, ठीक है। जैसे पूछेगा कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है, तो आपको शनि लगाना है, क्योंकि शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सबसे अधिक उपग्रह आपका शनि के पास है, पहले जुपिटर के पास हुआ करता था। पुराना किताब आप देखेंगे तो वहाँ जुपिटर ही छपा है, वो बदली कर लीजिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा उपग्रह की बात करेंगे तो बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक भी बुध है, और सूर्य के सबसे दूर जो है वरुण है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा बृहस्पति है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी का 5वां क्रमांक आता है, ठीक है। सूर्य एक क्या है, तो सूर्य एक आपका तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। इसके अलावा खगोलीय दूरी का जो मात्रक होता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर से भी बड़ी आपकी इकाई है, इसे पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर आपका 3.26 लाइट ईयर होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर सौर मंडल से विस्तृत क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला एक प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा था कि जो नाबार्ड की स्थापना होती है ये किस पंचवर्षीय योजना में होती है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये आपका पंचवर्षीय योजना जो है, आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका नाबार्ड की स्थापना होती है, ठीक है। नाबार्ड क्या है भाई, तो आपका जो है ये कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ सबसे सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की अनुशंसा पे किया गया था। नाबार्ड का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुंबई में जो है नाबार्ड का मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो पहले चिंताला साहब थे, वो बदल गया है। अब केवी साजी जो है नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है, जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है रोलिंग प्लान को ब्रेक करके बनाया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है, तो ये आपका रमेश पवार है। आपको ध्यान होगा कि रमेश पवार को कोचिंग से हटा दिया गया था एक विवाद के कारण, और विवाद क्या था ये अब भी समझते हैं, लेकिन इसके बाद पुनः इसे रिवर्ट कर लिया गया। पुरुष टीम के कोच कौन है, तो ये आपका राहुल द्रविड़ साहब है, जिसे भरोसेमंद या फिर द वाल कहा जाता है। द वाल, ये भी आपसे पूछा गया है, द वाल किसे कहा जाता है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपका देखिए बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछ दिया गया है, तो अब आईसीसी का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो ये आपका ग्रेग बर्कले साहब है। पुरुष टीम के कोच राहुल द्रविड़ है, महिला टीम के कोच रमेश पवार है, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं जो आपका अमित शाह का जो पुत्र हैं। इसके अलावा बीसीसीआई के सीईओ जो है ये आपका हेमांग अमीन है ना, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो आपको मैं यहाँ पे एक प्रश्न रखा हूँ, यहाँ पर जो प्रश्न है, सैला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सैला नृत्य, इसे डंडा नृत्य भी कहते हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। सुआ नृत्य, राउत नाचा, कर्मा, डंडा नृत्य, पंडवानी, ये सभी आपका जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा जो मांडू महोत्सव या माच नृत्य है ये आपका जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना वाला बात हो ही गया था, जो मैंने अभी बताया था कि भाई कब हुआ था, किस समिति के अनुशंसा पे हुआ था, क्या है यह, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो केवी साजी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितनी रकम दी जाती है। देखिए रकम वाला क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जो है आपको 6,000 रुपया की जो है रकम दी जाती है। वैसी महिलाओं को जो गर्भधारण की है, वैसी महिलाओं को ये जो है लाभ मिलती है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी 6,000 रुपये की राशि 2-2 हज़ार की 3 किस्त में जो है आपको दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन याद रखेंगे। जो है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में भी 6,000 और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी 6,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज का। हाँ, एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, जो अटल पेंशन है उसमें 18 से 40 वर्ष तक की एज रखी गई है, ठीक है। दोस्तों मैं वैसा प्रश्न नहीं रखता हूँ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं वैसा ही प्रश्न रखूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहाँ से एग्जाम करवट ले रही है उसी से संबंधित प्रश्न लेके आता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, और हो सकता है तो अपने दोस्तों में शेयर करके और भी आदमी को जोड़िए। और सभी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम टुडे एग्जाम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।